नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले आज की जितनी भी खबरें हमारे सामने हैं उन्हें जरा हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी खबरें अच्छी हैं, कौन सी चिंताजनक है आपके लिए। वैसे अच्छी खबर तो यही है कि जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है उसका दूसरा डोज आज दिया गया। कोरोना वायरस ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अभियान और 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज एक वैक्सीन की तरह है। आज की बड़ी और अच्छी खबर यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आर्थिक वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी है। आज पूरा फोकस मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों पर रहा। आज प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन, मनरेगा में रोजगार देने की बात कही गई। अगले 2 महीने तक मुफ्त में 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल या गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। ये लाभ बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा। पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम लागू होगी। इससे 8 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा और वो भी कई जरूरी बातें हैं जिनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे और भाषा ऐसी होगी कि आप पूरी बात को समझ पाएंगे, वो भी आसानी से। आज की चिंताजनक खबर WHO के बयान से निकल कर आई है। WHO के अनुसार ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना महामारी कभी खत्म न हो और हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी पड़े। इस बयान का विश्लेषण करेंगे और आपको उस सर्वे के बारे में भी बताएंगे जिसमें भारत के 92% माता पिता ने यह कहा कि लॉकडाउन खुलने पर भी वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इस बीच भारत में कोरोना के मामले 78,000 के पार चले गए हैं। चिंता की बात यह है कि भारत में 60,000 से 70,000 मामले होने में सिर्फ 2 दिन लगे और देश में सामने आए करीब 78,000 मामलों में से 56,000 मामले सिर्फ 5 राज्यों यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान से आए। ऐसे में लॉकडाउन में ढील के दौरान बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। नए रंग रूप में लॉकडाउन 4 लागू करते हुए भी संक्रमण की चेन को तोड़ने की आवश्यकता होगी, कोशिश करनी होगी और अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी चलानी होगी। लॉकडाउन से बाहर निकलने की इस कश्मकश को हम डिकोड करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि राज्यों ने लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए क्या प्लानिंग की है। लेकिन आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण का जो ऐलान आज किया गया उसे भी बहुत अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है कि किन किन को इससे फायदा होगा, किन किन को दिया क्या क्या गया है। पूरी रिपोर्ट जरा विस्तार से देखिए और हमारी इस आसान भाषा में समझिए। कोरोना का संकट बड़ा है तो उससे निपटने के उपाय भी बड़े हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का जो वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके तहत आर्थिक वैक्सीन की दूसरी डोज मजदूरों, छोटे किसानों, रेहड़ी वालों और आम आदमियों के लिए दी गई। Which are getting announced as a part of the second tranche that we are announcing today, focuses on migrant workers, street vendors, small traders, self-employed people, small farmers. And when I say small farmers, there are a few items we say. So in all about 9 steps that I will be announcing today. गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 9 पॉइंट वाला एजेंडा सामने रखा, जिसमें से जो बड़ी बात निकली उनमें शामिल है एक देश एक राशन कार्ड की योजना। So if there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as 1 nation 1 ration card, 1 nation 1 ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. कोरोना संकट में तुरंत राहत की जरूरत को हर कोई महसूस कर रहा है। खासकर प्रवासी मजदूरों को तुरंत मदद चाहिए।
इसीलिए सरकार ने कहा है कि सभी प्रवासी मजदूरों को और अगले 2 महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा। इससे 8 करोड़ मजदूरों को फायदा पहुंचेगा। सरकार इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए देगी। राज्यों को आपदा राहत फंड से मजदूरों के लिए शेल्टर और खाना पानी का खर्च उठाने की मंजूरी भी दी गई। मजदूरों को पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को सस्ते मकान दिलवाने की योजना बनाई गई है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। सरकार के गुरुवार के ऐलानों में छोटे किसानों की मदद की व्यवस्था की गई। किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का ऐलान हुआ, जिससे 3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। ये फंड रबी की फसल की बुआई में मददगार साबित होगा। छोटे किसानों के लिए फसल कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। उन 2.5 करोड़ किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे जिनके पास अभी तक ये सुविधा नहीं है। 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। सरकार की गुरुवार की घोषणाएं आम आदमी के चेहरे को खिला सकती है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ की विशेष कर्ज की योजना सामने रखी गई। छोटे व्यवसायी मुद्रा शिशु लोन के तहत 50,000 तक के कर्ज पर ब्याज में 2% छूट 1 साल तक ले सकेंगे। आदिवासी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, इसके लिए 6,000 करोड़ के कैंपा फंड का इस्तेमाल होगा। 6 लाख से 18 लाख तक की आय वर्ग के लोगों के लिए भी सस्ते घर की स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। ये सारे ऐलान डिमांड और सप्लाई यानी बाजार के दोनों स्तंभों पर जो कोरोना मार पड़ी है उस पर मरहम लगाने का काम करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से दौड़ाने के और भी इंतजाम के ऐलान जल्द होंगे। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो 78,000 को पार कर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद देश भर में एक छटपटाहट दिख रही है कि किसी तरीके से अपने कामकाज को शुरू किया जा सके। दरअसल लॉकडाउन 4 के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि अलग अलग राज्यों को अभी उन्हें बताना है, सुझाव देने हैं, जिसके बाद एक खाका तैयार किया जाएगा लॉकडाउन 4 का। तो कल तक इन राज्यों को बताना है कि किस तरह से क्या करने के लिए उन्होंने सोचा है। लेकिन इसके साथ ही कई राज्यों ने अपने हिसाब से अपने राज्य के क्षेत्रों को रेड और ऑरेंज जोन में बांटना भी शुरू कर दिया। कोरोना से बचें भी और जिंदगी के कारोबार भी चलें, इस सोच के साथ लॉकडाउन 4 की प्लानिंग हो रही है। नए रंग ढंग वाले लॉकडाउन पर राज्यों को 15 मई तक अपने फीडबैक केंद्र को भेजने हैं। ऐसे में राज्य क्या चाहते हैं, इसकी झलक मिलने लगी है। दिल्ली सरकार ने तो जनता से लॉकडाउन पर राय मांग ली है। मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 मई तक रखा जा सकता है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर निजी दफ्तरों को कम कर्मचारियों के साथ खोलने की संभावना तलाशी जा रही है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ दूसरी दुकानों को खोलने पर विचार हो रहा है। 17 मई के बाद महाराष्ट्र सरकार लोगों को कुछ रियायतें देने के बारे में सोच रही है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा की गई एक मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया कि क्या महाराष्ट्र में
कुछ रियायतें आगे चलकर और दी जा सकती। तो सबसे पहली रियायत के बारे में सरकार सोच रही है कि प्राइवेट ऑफिसेस यानी निजी ऑफिसेस को क्या खोला जा सकता है, लेकिन अगर खोला जाता है तो भी कम वर्कफोर्स के साथ और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इन ऑफिसेस को खोलने की परमिशन शायद दी जा सकती है। नॉन कंटेमिनेटेड जोन्स मुंबई जैसे इलाकों में, पुणे जैसे इलाकों में जहां पर संक्रमण सबसे ज्यादा है, ऐसे इलाकों में भी सिर्फ कंटेमिनेटेड जोन छोड़कर बाकी जगह पर यह रियायत दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में सभी कारखानों को खोलने की इजाजत मिल सकती है। साथ ही निर्माण के काम को मंजूरी दी जा सकती है। बाजार और दुकानें खुल सकती हैं, सैलून, ब्यूटी पार्लर खुल सकते हैं, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट भी खोले जा सकते हैं। लेकिन सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, विवाह स्थल पर पाबंदी जारी रखने की संभावना है। लॉकडाउन 4 में सचमुच बदला बदला सा दिखेगा। सरकारी सूत्रों की माने तो बहुत कुछ खोलने की तैयारी चल रही है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शादी विवाह के स्थल, अगर इन सबों को छोड़ दिया जाए तो जो खुलने वाली चीजें हैं उसमें बाजार खुल सकते हैं, साथ साथ कंस्ट्रक्शन के तमाम काम होंगे। इसके अलावा कल कारखाने खोले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट एरियाज और हॉटस्पॉट सील होंगे। यानी लॉकडाउन 4 को एक बड़े तरीके से खोलने की एक तैयारी दिखाई दे रही है। तेलंगाना ने पहले ही 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हैदराबाद और वारंगल शहर समेत 6 रेड जोन वाले इलाकों में कोई छूट न मिलने की संभावना है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में पाबंदियों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी जा सकती है। राजस्थान सरकार ने तो सार्वजनिक परिवहन, सैलून, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को छोड़कर कंटेनमेंट एरिया से बाहर सब कुछ खोल दिया है। रेस्टोरेंट और भोजनालय जितने भी है वहाँ लोग टेक अवे की फैसिलिटी शुरू करने की बात की है, होम डिलीवरी की बात भी की है। वहाँ जाके खाना ला सकते हो और वो आपके घर पे खाना भेज सकते हैं। इसी तरह मिठाई की दुकान पे भी यही टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों पे ढाबे होते हैं, क्योंकि कई लोगों को परेशानी होती है, तो उन ढाबों को शुरू करने की परमिशन दी गई है। हार्डवेयर की दुकान है, जो प्लम्बर की दुकान है, कारपेंटरी की दुकान है, पेंट वाले की दुकान है, जो रोजमर्रा लोगों के काम आते हैं चीज, निर्माण सामग्री जहाँ मिलती है, उनको अनुमति किया गया है। कर्नाटक सरकार चाहती है कि कोरोना के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन हटे, सिर्फ कंटेनमेंट जोन हो। सरकार रेस्टोरेंट, जिम, गोल्फ कोर्स जैसी चीजों को शुरू करने की तैयारी में है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि कोरोना का यह संक्रमण कब तक रहेगा। अब WHO ने एक अहम बात कही है इसमें, जो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है और उसे समझ लेना भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि WHO की तरफ से यह कहा गया है कि मुमकिन है कि ये जो कोरोना वायरस है वो हमारे बीच एक लंबे समय तक रहे। ये सवाल पूरी दुनिया के सामने है कि कोरोना के साथ क्या जीने की आदत डालनी होगी, और ये सवाल पूरी दुनिया में हर किसी के दिमाग में है। इस सवाल के जवाब में WHO ने जो कहा है वो ये कहा है कि वैक्सीन आने के बाद भी जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए। ये बीमारी लंबे समय तक बनी रह सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वायरस HIV की तरह कभी न खत्म होने वाली बीमारी बन जाए। इसीलिए दुनिया को कोरोना के साथ जीना सीखना ही होगा। इसके साथ ही WHO ने यह भी कहा कि संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। अगर लॉकडाउन हटाया गया तो बीमारी हो सकता है नए सिरे से फैले। इस बात की भी आशंका है कि दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़े। जब नए मामलों की दर एकदम नीचे आ जाए और संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर बढ़ जाए, तभी लॉकडाउन हटे। This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies and we've found the prevention methods. If you reopen in the presence of a high degree of virus transmission, then that transmission may accelerate. If that virus transmission accelerates and you don't have the systems to detect it, it will be days or weeks before you know something's gone wrong. And by the time that happens, you're back into a situation where your only response is another lockdown. And I think this is what we all fear, is a vicious cycle of public health disaster followed by economic disaster, followed by public health disaster, followed by economic disaster. And I think जब लॉकडाउन को लगाने का सबसे पहले फैसला किया गया था, जब चीन ने सोचा कि वुहान, जहां से केंद्र था जो
कोरोना वायरस का, वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए, तब सबके लिए बहुत ये असमंजस की स्थिति, सबको लग रहा था कि किस तरीके से ये हो सकता है। बाद में भी देखिए कि जब चीन के बाद अमेरिका को ये कहा गया तो अमेरिका ने तो इसे मानवाधिकार पर सवाल समझ लिया था। भारत में इतने लंबे समय से लॉकडाउन लगा हुआ तो है, आने वाले दिनों में क्या हम वाकई इस स्थिति में है, इस संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए, कि ढील दी जा सके? भारत में कोरोना के मामले 78,000 के पार चले गए हैं। पिछले 8 दिनों में 28,600 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इनमें से कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब कोरोना के मामले 3,000 से कम रहे हों। इन 8 दिनों में हर रोज औसतन 3500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। भारत में लॉकडाउन के 33वें दिन से 40वें दिन तक हर रोज 2022 नए केस जुड़ रहे थे। भारत में कोरोना के मामले 10,000 तक पहुंचने में करीब 75 दिन लगे। 10,000 से 20,000 पहुंचने में करीब 8 दिन, 20,000 से 30,000 पहुंचने में करीब 7 दिन, 30,000 से 40,000 में 5 दिन, 40,000 से 50,000 में 3 दिन, 50,000 से 60,000 पहुंचने में 3 दिन और 60,000 से 70,000 पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगे। इसीलिए भारत में कोरोना के मामलों का चरम क्या होगा और कब तक होगा, ये कहना मुश्किल है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि जून जुलाई में कोरोना अपने चरम पर होगा। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। आगे क्या होगा? जून और जुलाई आप कह रहे हैं पीक पे होगा, तो थमेगा कहाँ जाके सिलसिला और कैसे थमेगा? तो अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है कि केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने शुरू। नोट करने वाली बात यह है कि भारत के कुछ राज्यों में संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। देश में सामने आए करीब 78,000 मामलों में से 72.7% मामले महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान यानी 5 राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र में 25,922 केस हैं। अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो अकेले महाराष्ट्र के आंकड़े 28वें नंबर पर आएंगे। गुजरात में 9,267 मामले, तमिलनाडु में 9,227 मामले, दिल्ली में 7,998 और राजस्थान में 4,328 मामले सामने आ चुके हैं। यानी कि 78,000 में से 56,000 मामले सिर्फ 5 राज्यों में से हैं। लगातार लॉकडाउन से भारत को ये उम्मीद थी कि सब कुछ 16 मई तक नियंत्रण में आ जाएगा। 23 अप्रैल को नीति आयोग ने यह अनुमान लगाया था, लेकिन समय के साथ वो प्रोजेक्शन धीरे धीरे ध्वस्त हो गया। जमीनी हकीकत एकदम अलग है। एक बड़ी चिंता की बात यह भी है कि भारत में हर रोज जो नए मामले सामने आ रहे हैं और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके बीच का फासला बढ़ता जा रहा है, यानी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल भारत का रिकवरी रेट 33.6% है, यानी रोज जितने मरीज आ रहे हैं उनमें से करीब 33% लोग ठीक होकर जा रहे हैं। भारत के लिए राहत की बात यह भी है कि यहाँ की मृत्यु दर 3.25% है, जो कि दूसरे देशों से कम है। लेकिन अगर संक्रमण के मामले ज्यादा आएंगे तो मौतों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। पश्चिम बंगाल और गुजरात की मृत्यु दर चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल की मृत्यु दर 9% के करीब है और गुजरात की मृत्यु दर 6% से ज्यादा है। ऐसे हालात में साफ है कि भारत में संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अभी लॉकडाउन खत्म करके खुली छूट देने का समय नहीं आया है। लॉकडाउन 4 में इन बातों का ध्यान रखना होगा। इसीलिए ये मानकर चलिए कि 18 मई से भी बेफिक्र होकर घूमने का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। कोरोना अब जीवन का हिस्सा बन रहा है। आज तक ब्यूरो। लेकिन ये
कि लॉकडाउन से किसी तरीके से निकलें, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। दरअसल अर्थव्यवस्था के पहिए इस तरीके से रुक जाते हैं इस लॉकडाउन के कारण कि लोगों को लगता है कि जल्दी से जल्दी निकल पाएं, वरना ये आर्थिक जो बदहाली है उसके कारण बहुत सारी और समस्याएं हो जाएंगी। लेकिन WHO की तरफ से कहा गया है कि ये हड़बड़ी जानलेवा साबित हो सकती है और उसने कहा है कि 6 बातों का ध्यान रखना होगा। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। We are all learning all the time and adjusting our strategy based on the latest available evidence. It includes 6 criteria for countries as they consider lifting restrictions. First, that transmission is controlled. Second, that health system capacities are in place to detect, test, isolate, and treat every case and trace every contact. Third, that outbreak risks are minimized in special settings like health facilities and nursing homes. Fourth, that preventive measures are in place in workplaces, schools, and other places where it's essential for people to go. Fifth, that importation risks can be managed. And sixth, that communities are fully educated, engaged, and empowered to adjust to the new norm. जिंदगी सामान्य कब होगी, कैसे होगी, इसमें बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक तो यह है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। दूसरी, देखिए, लॉकडाउन के साथ ही भारत में कहा गया कि सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। अब स्कूलों को लेकर कैसी परिस्थिति हो सकती है? अभी तो हालांकि अधिकतर स्कूलों ने यह सोचा है कि वो गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने स्कूलों को खोलेंगे, लेकिन स्कूलों को लेकर क्या स्थिति होती है? WHO ने स्कूल खोलने से पहले 3 बातों का ध्यान रखने को कहा है। पहली बात यह कि बच्चों को यह पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। दूसरी बात यह कि जिस इलाके में स्कूल मौजूद हैं वहां के वायरस लेवल की पूरी स्टडी होनी चाहिए। तीसरी बात यह कि स्कूल कोरोना वायरस से बचाव करने में सक्षम होना चाहिए। ये बड़ी साधारण सी बातें हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे क्षेत्रों में इनका भी पालन नहीं हो रहा है। इस बीच तमाम माता पिता के मन में कोरोना का डर बैठा हुआ है। अधिकतर जो माता पिता हैं वो ये मानते हैं कि अगर स्कूल खुल भी गए तो भी वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। भारत में हुए एक सर्वे में 92% माता पिता ने यह कहा है कि अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो भी वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। 56% माता पिता ने यह कहा है कि वो स्कूल खुलने के बाद कम से कम 1 महीने तक स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे। 21% माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अगले 6 महीने तक स्कूल नहीं भेजना चाहते और 15% माता पिता ऐसे हैं जो घर में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो एक तरफ भारत में माता पिता क्या चाह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ चीन जो कि सबसे पहले उसने संक्रमण झेला और उसके बाद किस तरीके से धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब एक वायरल वीडियो है वहां के एक स्कूल का, वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या वहां पर किया जा रहा है। चीन में बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, वहां के स्कूलों के ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं। चीन का ऐसा ही ये वीडियो है जिसे देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि चीन कोरोना की मुसीबतों से कैसे लड़ रहा है। तो रोबोटिक जांच हो रही है। देखिए किस तरीके से रोबोटिक जांच की जा रही है बच्चों की, किस तरह से स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये सारी चीजें इन तस्वीरों से साफ हो रही है कि किस तरीके से बच्चों को सैनिटाइज करके हम अभी जिस स्तर पर हैं हमें ऐसी तैयारियां करनी होंगी अगर हम स्कूलों को खोलने के बारे में विचार कर रहे हैं, कॉलेज को खोलने के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आपस में घुलते मिलते बहुत नजदीक रहना पसंद भी करते हैं और यही बचपन से उन्हें सिखाया भी जाता है कि मिलो जुलो घुलो मिलो। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि उन सारी चीजों को भूलकर शायद एक नई दुनिया की तरफ इन सबको बढ़ने की जरूरत है और इसीलिए ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। उसके बाद ही भारत में कम से कम इस दिशा में हम आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। अब
सारी चीजों को सुनकर देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कोरोना का जो ये प्रकोप है वो कब तक रहने वाला है, कब तक हम सोचें क्या में से हम WHO की भी बात हमने आपको बताई है, लेकिन चूंकि रिसर्च लगातार चल रही है, संभावनाएं अलग अलग हैं। हम आपको उन 3 संभावनाओं के बारे में बताते हैं। वो 3 आसार क्या है, कोरोना कब तक रहेगा, कब तक हमें इस तरीके से जीना है। कोरोना महामारी के भविष्य की जो 3 संभावनाएं हैं उसमें पहला आसार यह है कि फरवरी मार्च 2020 में आई कोरोना की पहली लहर के बाद गर्मियों में कई छोटी लहरें आती रहेंगी। ये सिलसिला 1-2 साल तक चलने के बाद 2021 में एक समय ऐसा आएगा, 2021 में ध्यान से देखिए, जब कोरोना का प्रकोप कम होता जाएगा। अब दूसरी तस्वीर यह है कि फरवरी मार्च 2020 में आई कोरोना की पहली लहर के बाद 2020 में सितंबर तक या फिर सर्दियों में कोरोना के संक्रमण की एक बड़ी लहर फिर से लौटे और फिर 2021 में एक या कई छोटी लहरें आए। तीसरी गुंजाइश यह है कि फरवरी मार्च 2020 में आई कोरोना की पहली लहर के बाद संक्रमण के मामले सामने आते रहेंगे और फिर कोरोना का असर धीरे धीरे खत्म होगा। कोरोना के संक्रमण की दूसरी बड़ी लहर नहीं जाएगी। बात स्वदेशी की भी हो रही है, बात आत्मनिर्भरता की हो रही है, तो स्वदेशी वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि किस तरीके से हम उन स्वदेशी किट्स को भी विकसित कर रहे हैं जो जांच के लिए बेहद जरूरी हैं। मेरे सहयोगी गौरव सावंत की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के संकट काल में भारत स्वदेशी का नारा बुलंद कर रहा है। अब वो टेस्ट किट बन चुकी है जो कोरोना की पुष्टि करने वाला टेस्ट कर पाएगी। ये किट 10 दिन के अंदर बन गई और इस सफलता के पीछे चुनौतियों को जीतने की एक बड़ी कहानी है। भारत के सामने जब कोरोना के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की चुनौती आई तो डॉक्टरों और अस्पतालों के पास इस काम को करने वाली कोविड टेस्टिंग स्वाब स्टिक नहीं थी। इसलिए मई के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा था मेक इन इंडिया। इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय से संपर्क किया और जॉनसन एंड जॉनसन से मदद ली गई। जॉनसन एंड जॉनसन कॉटन ईयरबड्स बनाती है, लेकिन स्वाब स्टिक्स का आकार लंबा होता है और इसमें मेडिकल ग्रेड के मटेरियल का इस्तेमाल होता है। The mission in front of all of us through the government of India was very clear. Is India needed to scale up its testing capabilities and be Atmanirbhar, self-reliant in accessing high-quality, low-cost testing swabs that could be available to millions of our people. हमारे सामूहिक प्रयासों से अब हमारे देश में लाखों करोड़ों उच्च क्वालिटी पॉलिएस्टर टेस्टिंग स्वैब्स की मैन्युफैक्चरिंग आयातित या इंपोर्टेड स्वैब की तुलना में फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध होगी। लेकिन कॉटन की स्वाब स्टिक्स ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें गले और नाक से लिए गए सैंपल को टेस्टिंग के लिए इकट्ठा किया जाए और स्टोर किया जाए। WHO की गाइडलाइंस का पालन करते हुए वस्त्र मंत्रालय ने रिलायंस सहित कई कपड़ा उत्पादकों से संपर्क किया, तब कोई मेडिकल ग्रेड सैंपल उपलब्ध नहीं था। रिलायंस की R&D फैसिलिटी पाताल गंगा में स्वाब स्टिक बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल तैयार करने की कोशिश हुई जो कॉटन की तरह ज्यादा सोखने वाला ना हो, लेकिन उसमें गले और नाक से लिए गए सैंपल स्टोर किए जा सके। We needed a synthetic as a surface to supply this product so that sample taken from the throat or nasal can be remain on the surface. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने रिलायंस की तरफ से भेजे गए स्वाब स्टिक सैंपल का टेस्ट किया और ये बताया कि इसमें और सुधार की जरूरत है। जरा सोचिए कि ये कितनी लंबी प्रक्रिया है जिसे कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि भारत को तेजी से कोरोना के टेस्ट करने थे। वैज्ञानिक और तमाम कंपनियां इस पर 24 घंटे काम कर रही थी और 10 दिन के अंदर न सिर्फ सैंपल तैयार हो गया बल्कि उसका टेस्ट हो गया, उसे मान्यता दे दी गई और उसका उत्पादन शुरू हो गया। भारत में कुछ जो मैन्युफैक्चरर थे जो कान के बनाते थे बड्स, उन्होंने गवर्नमेंट ने भी उनसे बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, तो उन्होंने ये अभियान शुरू किया कि हम ये स्वाब स्टिक बनाएंगे
और जो मटेरियल इसके लिए चाहिए वो भी यहाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया, जिससे ये था कि जो हमारी एक इच्छा थी और ज़रूरत भी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, वो अब किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं है। जो गवर्नमेंट का अगला लक्ष्य है कि हम 10 लाख टेस्टों पे पहुंचेंगे, वो भी पूरा हो सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन ने इस प्रक्रिया के डिटेल्स महाराष्ट्र की आदि एंटरप्राइज को दिए और लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए कच्चा माल तैयार करने में मदद दी। अब सरकार ने 10 लाख स्वैब स्टिक्स के उत्पादन का शुरुआती ऑर्डर दे दिया है। चीन से स्वैब स्टिक्स नहीं मिल पा रही थी और इसकी वजह से कोविड-19 टेस्टिंग में गिरावट आ रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिशा निर्देश साफ था, मेक इन इंडिया, और इस पर कपड़ा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जॉनसन एंड जॉनसन, रिलायंस, लघु उद्योग सब एक मंच पर आए और एक हफ्ते के अंदर न केवल ड्राइंग बोर्ड से लेकर डॉक्टरों तक इन स्वैब स्टिक्स को बनाकर पहुंचाया, बल्कि अब लक्ष्य है कि इसका प्रोडक्शन और बढ़े ताकि एक समय निर्यात की भी भारत उम्मीद करे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरीके वो स्वैब स्टिक, जिससे नाक या गले से जो सैंपल है वो लिया जाता है, जिसके बाद उसे जांच किया जाता है, पता चलता है कोरोना किसी को है या नहीं। बहरहाल स्वदेशी आप जगह ढूंढिए, वहां पर आपको उसका कोई अवतार मिल सकता है। इसी तरह के तमाम मुद्दों पर गौरव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी बातचीत की। स्मृति ईरानी जी, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी जब चीन से वो टेस्ट स्टिक्स आनी बंद हो गई कोविड टेस्टिंग के लिए। ये अपने आप में एक चुनौती थी कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर कैसे बने। जब देश में लॉकडाउन के पहले 1 मार्च को जायजा लिया गया कि हमारे लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे, उसमें हमारी मेडिकल पर्सनल की सुरक्षा के लिए कोविड से संघर्ष करने के लिए हैजमैट सूट या फिर पीपीई किट्स कैसे बनाए जाएं, इंपोर्ट के अलावा सबका ये मानना था कि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसी प्रकार के संघर्ष में ही एक राष्ट्र का सही साहस, सही ताकत का अंदाजा हो पाता है। और हमने ये देखा कि हमारे पास उस वक्त एक ही लैब थी। हमने समन्वय किया अलग अलग संस्थानों से। आज डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ मिलकर 9 लैब्स हैं। हमारे देश में स्टिचिंग जो कपड़े बनाते थे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री में अपने मशीनों के साथ परिवर्तन किया ताकि वो हैजमैट सूट बना सके। गौरव जी, आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि ये वो कपड़ा नहीं है या वो सूट नहीं है जो किसी दर्जी की दुकान पर बन सके। ये मेडिकल टेक्सटाइल है। इसका मतलब उन्हें प्रमाणित लैब से स्पेसिफिकेशंस जब उस पे वो परिपूर्ण होते हैं, उसी के बाद उनको इजाजत मिलती है कि ये सूट्स फिर जाएं हमारे डॉक्टर्स के पास। क्योंकि अगर हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ही, आप विश्व में देख रहे हैं कितने डॉक्टर्स, कितने देशों में नर्सेज बीमार पड़ रहे हैं, कितने ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज बंद हो रही हैं, तो यही हिंदुस्तान का हाल ना हो, उसके लिए जरूरी था कि हम लोग क्वालिटी टेस्ट करके ही इन सारी चीजों का निर्माण करें। मार्च 1 को जो हिंदुस्तान एक पीपीई किट भी नहीं बनाता था, आज प्रतिदिन 3 लाख पीपीई किट्स हम लोग बना रहे हैं। जी, क्या में जिस इंडस्ट्री के बारे में किसी ने सुना नहीं था, आज वो लगभग 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई। 200 से ज्यादा कंपनीज इस देश में खड़ी हो गई, वो भी लॉकडाउन में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।